इलस्ट्रेशन 8 कर पाए थे? हो गया, लेकिन उसके अंदर मेरे को, हाँ सर, उसके अंदर मेरे को सिर्फ टोटल सेल्स निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स प्लस ब्रेक इवन सेल्स करके। हाँ। तो सर इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जो है उसके अंदर समझ नहीं आ रहा है। चलो कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन फिर। सेफ्टी कैसे निकालें? चलो रीड करता हूँ, कर लेते हैं एक बार ये वाला क्वेश्चन। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। A Limited maintains margin of safety at 37%, 37.5% with an overall contribution to sales ratio of 40%। तो कह रहा है कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कितना रहता है 37.5%, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का क्या मतलब हुआ? कौन से रेशियो की बात कर रहा है? पीवी रेशियो की। समझ आता आपको ये चीज? ये पीवी रेशियो की बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख रुपए। क्या पूछा उसने? सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आपको निकालना है, बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स कैसे निकाली आपने? सिंपल फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो एक बार कर लो मेरे साथ साथ फर्स्ट पार्ट, मतलब पूरा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख और पीवी रेशियो है 40%। तो कितना है इसका आंसर? 12,50,000। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। अब जरा सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल सेल्स कह रहा है, टोटल सेल्स निकालना है। तो अब यही तो चक्कर है, टोटल सेल्स कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि बीईपी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, दोनों का टोटल क्या होता है? बताया था ये 100% होता है। उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स उसने कितनी बता रखी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एज अ परसेंटेज मतलब उसने कितनी बता रखी है? 37.5%। तो देयरफॉर मुझको क्या समझ आ गया कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी होगी एज अ परसेंटेज ऑफ कोर्स? 100 माइनस 37.5%। 2.5। चलो ठीक है, 62.5%। ठीक है। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आपको रुपीस में पता है कितनी है? 12,50,000 है, वो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला ये। और अब आपको ये भी पता लग गया कि ये क्या है, ये 62.5% ऑफ टोटल सेल्स है फ्रॉम दिस। तो अब क्या आप मैथमेटिकली देयरफॉर टोटल सेल्स निकाल सकते हो? तो अब टोटल सेल्स कितनी होगी? एक्सक्यूज मी, टोटल सेल्स कितनी होगी? 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62.5%। 20 लाख। 20 लैक्स आ रहा है। तो टोटल सेल्स आ गई 20 लैक्स की। चलो अब आधा नहीं करेंगे, क्वेश्चन पूरा ही करेंगे, थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में कह रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो। अब तो मतलब सिंपल हो गया, मतलब वही, अगर आपको फंडा पता है तो सिंपल हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई? बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तरीके बहुत है। आप पहले कंट्रीब्यूशन निकालो, फिर सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करके वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे निकाल के देख लो। तो अब आपको टोटल सेल्स पता लग गई कितनी है, 20 लैक्स की, और पीवी रेशियो कितना है? 40%। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सेल्स इंटू पीवी रेशियो, दैट इज 20 लैक्स इंटू 40%। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 8 लाख। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? नॉर्मल बड़ा वाला या जैसे भी बोल लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है फॉर्मूला। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन 8 लैक्स हो गया इज इक्वल टू सेल्स 20 लैक्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 12 लैक्स। या फिर आप पता है ऐसे भी कर सकते थे कि अगर पीवी रेशियो 40% है
तो आप ये बोल देते कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा, देयरफॉर 60%। हाँ, प्लस टोटल सेल्स का 60% निकाल लेते तो भी आपका आंसर 12 लाख आ जाता। 20 लाख का 60% निकालते तो भी आंसर आपका 12 लाख आ जाता। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बोला था कि भाई अप्रोचेस अलग अलग हो सकती है, हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स करे, उसके अकॉर्डिंग अप्रोचेस अलग अलग हो सकती है। अच्छा, और भी कोई पार्ट है क्या इसमें थर्ड पार्ट के बाद? अच्छा, फोर्थ पार्ट है करेंट प्रॉफिट। यार अब करेंट प्रॉफिट में तो कुछ बचा नहीं। करेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। कंट्रीब्यूशन कितनी है हमारी? 8 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? मतलब 8 लाख कैसे पता लगा? ये मैंने ऊपर वाले पार्ट में निकाल लिया था। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में निकाल लिया था ये 8 लाख। और माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी थी अपनी? 5 लाख थी, जो हमने यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में यूज भी करी थी। तो प्रॉफिट भी पता लग गया हमको, 3 लाख। ठीक है, ये भी डन हो गया। छोटे छोटे सिंपल सिंपल पार्ट्स। और लास्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो इफ द सेल्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 7.5%। अगर आपकी सेल 7.5% से बढ़ जाती है तो व्हाट विल बी योर न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी? बहुत आसान है। आपकी न्यू सेल्स कितनी हो गई? न्यू सेल्स, तो अभी तक कितनी सेल्स चल रही थी टोटल मेरी? 0.5 लाख। हाँ, अभी तक मेरी टोटल सेल्स 20 लाख चल रही थी। वो कह रहे हैं कि ये सेल्स हमारी 7.5% से बढ़ गई। तो नई सेल्स कितनी, एक बार फिर से बता दो, क्या बोला आपने? 21,50,000, 21.5, सही। बस मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो सिंपल क्या फॉर्मूला होता है? टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ही क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी एक्स्ट्रा सेल करी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो नहीं बदला ना भाई, फिक्स्ड कॉस्ट सेम है और आपका पीवी रेशियो सेम है, तो ब्रेक इवन पॉइंट में तो नो चेंज, सिर्फ टोटल सेल्स ही बढ़ गई हमारी। तो बस 21.5 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी थी हमारी जो हमने फर्स्ट पार्ट पे निकाली थी? 12.5 लाख। सिंपल। तो कितना आ गया आंसर? 9 लाख। चलो, अब समझ आ गया। अब तो कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक आपको सेकंड पार्ट में शायद दिक्कत आई थी, है ना, या बाकी पार्ट्स हो गए थे? ठीक है। बाकी वो सेल्स नहीं आ रही थी तो फिर हाँ, फिर आप अटक, हाँ सही बात है, सेल्स नहीं आप निकली होगी आपकी, तो आगे के पार्ट्स में भी आप अटक गए होगे। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। तो अब आई होप कोई दिक्कत नहीं बची होगी। तो चलो बढ़े फिर आगे। और कसक, क्या हालचाल? बढ़िया सर। कर ली थी कल की क्लास या नहीं कर पाए थे? यस सर, देख लीजिए। चलो ठीक है, फिर मतलब आज आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सही चल रहा है, बिकॉज हम अपना फ्लो कल वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर पे आना है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं कुछ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 कराना है मेरे को। तो एज आई सेड इन द लास्ट क्लास, थोड़ा धीरे 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 करके अपना लेवल बढ़ता रहेगा, वैरायटी बढ़ती रहेगी, थोड़ी सी कहानी वाले क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा आपको केस स्टडी टाइप, मतलब नॉट एग्जैक्टली केस स्टडी, बट हाँ थोड़ी सी केस स्टडी टाइप फीलिंग भी आएगी कि अब आपको कुछ लगेगा कि कुछ इंडस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कोई स्पेसिफिक टाइप का, कोई हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वेराइटीज है क्वेश्चन की। तो आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, और इसको आप मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा प्यारा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, तो इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो रादर। तो आओ पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹60 पर यूनिट। तो आराम आराम से पढ़ते रहना, एक एक करके क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आप ध्यान से मन में बस दिमाग में रजिस्टर करते रहना। तो सबसे पहले तो उसने आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है पर यूनिट, राइट? तो ये रही मेरी सेलिंग प्राइस। फिर कह रहा है इन 2021-22 द कंपनी ऑपरेटेड एट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40%। तो बिल्कुल जस्ट लाइक अभी पिछले क्वेश्चन में भी उसने सेम बोला था, यहां पे भी वही कह रहा है कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है। तो आई डोंट नो इसका यूज होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब अब आपको मन में क्या सोच लेना है कि इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कितना परसेंट होगा? 60%। ठीक है, अब इसका यूज होगा वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अच्छा, द फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹3,60,000, तो वेरी गुड, हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी बता दिया 3,60,000 है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% है, तो बिल्कुल फटाफट मुझे बताओ इससे आप क्या इंटरप्रेट कर लोगे? PV ratio 20%. वेरी गुड, पीवी रेशियो मेरा 20%, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इन 2022-23 तो ये सारी जानकारी उसने 21-22 2021-22 की दी थी, अब वो 22-23 की जानकारी दे रहा है। इन 2022-23 इट इज एस्टिमेटेड दैट द वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। तो मतलब बेसिकली हम नेक्स्ट ईयर ये मान रहे हैं या ये हमें लग रहा है कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10% से बढ़ जाएगा, एंड द फिक्स्ड कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%। इसी के साथ हमारा फिक्स्ड कॉस्ट भी 5% से बढ़ जाएगा। तो अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ने वाली हमारी 10% से और फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ने वाली हमारी 5% से। दैट्स इट, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। अब इसी के ऊपर आपकी दो रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 22-23 to earn the same PV ratio as in 2021-22। तो देखो भाई, हमने क्या बोला था, पिछले साल हमारे पीवी रेशियो चल रही थी 20%। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन ने बोला कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया 10% से, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया तो हमारा कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो वो कह रहा है अगर आप अपना पीवी रेशियो मेंटेन करना चाहते हो 20% से, मतलब अभी हम करेंगे सॉल्व, बट समझने के लिए आपको अच्छे से पता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमें पता है, और इसी के हिसाब से हमारा पीवी रेशियो निकलता है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरी सेल्स कांस्टेंट है या सेलिंग प्राइस मैं बोलता हूं मेरी कांस्टेंट है, और मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो इसकी वजह से होगा क्या, आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस को सेम रहने देते हो, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती तो आपके कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से आपका पीवी रेशियो भी कम हो जाएगा, दोनों भी चीजें कम हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से वो कह रहा है कि बताओ हमें सेलिंग प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, तो हम सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाए कि हमारी पीवी रेशियो कम ना हो, हमारी पीवी रेशियो जो अभी तक चल रही थी जो भी है 20%, वही कंटिन्यू होते ही रहे। तो पहला रिक्वायरमेंट समझ आ गया हमको कि क्या पूछ रहा है वो। अच्छा, अब सेकंड क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो मिक्सअप नहीं करना हमको, सेकेंड पार्ट ऑल टुगेदर एक दूसरा सिनेरियो है, आप ऐसे समझ लो। तो सेकेंड पार्ट में एक दूसरा सिनेरियो पूछ रहा है वो आपसे कि अज्यूमिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ ₹60 पर यूनिट इन 2022-23, यानी वो कह रहा है कि सेकेंड सिनेरियो में अब मानो सेलिंग प्राइस ₹60 ही है, वो नहीं चेंज हो रही। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड to earn the same profit as in 2021-22। तो सेकंड सिनेरियो में कह रहा है कि अब ये मानते हो कि आपकी सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड है, वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गई, वो तो ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस में नो चेंज, आप उसको नहीं चेंज कर रहे। तो अब आप ये बताओ, अब देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो बदल जाएगा, अब पीवी रेशियो तो कम हो जाएगा, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि आप अपने कितने यूनिट्स बेचोगे कि आपका प्रॉफिट सेम रहे एज इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, तो मिक्सअप नहीं करना दोनों पार्ट्स को, दोनों भी बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिनेरियोज हैं। चलो आओ अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है देखा जाए तो आओ, सबसे पहले उसने सेलिंग प्राइस अभी करंटली बता रखी है कि हमारी करंटली सेलिंग प्राइस है ₹60 की। ठीक है, अभी करंट सिनेरियो में हमारी ₹60 की सेलिंग प्राइस है। तो देयरफॉर मुझे बताओ, अच्छा इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो उसने बता रखा था कितना, 80%। इससे हमने ये भी देख लिया था कि पीवी रेशियो मतलब 20% होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹60 है, तो क्या आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो कितना अभी करेंटली होगा, करंट बोल लो या प्रीवियस ईयर बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन करंट हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ₹60 का 80%, तो ₹8 होगा करेंटली। अच्छा, लेकिन अब अगले साल में, अगला साल मतलब 2022-23 में मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, तो अब मैं 22-23 की अगर बात करूंगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने से बढ़ गया, क्या बोला था उसने, तो उसने बोला था वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10% से बढ़ गई 22-23 में। तो करेंटली मेरा ₹48 था, लेकिन अगले साल ये 10% से बढ़ गया,
तो अब नया वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया फटाफट से बताओ, 52.8। तो ये भी ओके हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से पीवी रेशियो हमने बोला जो अभी करंटली चल रहा है, करंट लिख लो या ईयर लिख लो, कुछ भी बोल लो। हमने बोला था पीवी रेशियो इज 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दैट इज 80%, दैट इज 20%। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमको यही यही पीवी रेशियो मेंटेन करके चलना है। तो अब देखो हम क्या बोलेंगे, इन 2022-23 वी वांट टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो। थोड़ा सा अपने आंसर में ऐसे लिखोगे ना तो अच्छा मतलब इंप्रेशन जाता है। दैट इज 20%, दैट इज 20%। फॉर दिस सेलिंग प्राइस विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। उसने इसलिए यही पूछा था कि आप कितनी सेलिंग प्राइस रखो कि आपका पीवी रेशियो सेम चलता रहे। तो अब मैथमेटिक्स हो गया, अब हमें मैथमेटिकली काम करना है। तो अब हम बोल देते हैं लेट रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस बी एक्स। तो लेट अस अज्यूम कि हमारा सेलिंग प्राइस एक्स है। तो अगर मेरा मैं एक्स सेलिंग प्राइस मान रहा हूं तो अब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल रहा हूं। तो मैंने बोला फॉर्मूला भी लिखते हुए चलते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये मैं 22-23 की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें 22-23 के लिए कैलकुलेट करना है। तो हम नए साल के लिए देख रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस हमने एक्स लिया माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे पता है 22-23 की कितनी है, 52.8 रुपीज। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया पर यूनिट, एक्स माइनस 52.8। तो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमको भली बात ही पता है। पीवी रेशियो का वन ऑफ द फॉर्मूला क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। करेक्ट। तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्स माइनस 52.8 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस भी एक्स एम इंटू 100। और ये हमें क्या मेंटेन करके चलना है, ये हमें 20% ही मेंटेन करके चलना है। तो आई कैन राइट दिस 20%। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 100 को यहां से हटाना चाहूं तो मुझे वहां 20% को 0.2 लिखना पड़ेगा। तो आई कैन राइट कि x माइनस 52.8 अपॉन एक्स, मतलब अब तो मैथमेटिक्स है, अब तो वैसे गणित है आपकी बेसिक वाली। तो अब यू कैन सॉल्व द मैथ्स, आपको सिंपली बस x फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू 0.2x। तो देयरफॉर क्या आ गया हमारा, 0.8x इज इक्वल टू 52.8। तो x क्या निकल के आ गया, 52.8 अपॉन 0.8। तो फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, 66। ठीक है ना। तो आप बोल लोगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 2022-23 should be rupees 66 to maintain PV ratio of 20%। जरूरत नहीं है बट आप अपनी तसल्ली के लिए बाद में चाहे तो वेरीफाई करके देख लेना। अब आप अपना पुट करोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकाल के देखोगे तो अब आपका पीवी रेशियो 20% ही निकल के आएगा। तो ये एग्जाम में वेरीफाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अपना आंसर टैली करने के लिए बेशक आप कैलसी पे फटाफट क्विकली करके चेक कर सकते हो, बट वैसे वेरिफिकेशन की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो यही था हमारा। तो फर्स्ट पार्ट अपने आप में एक अलग सिनेरियो था। अब सेकेंड पार्ट में आपका एक अलग सिनेरियो है। ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम क्लियर कर देते हैं अभी भी कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 22-23 की वही है, 10% से बढ़ गई थी 52.8। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस सेकेंड सिनेरियो में मेरी सेलिंग प्राइस नहीं चेंज हुई, वो 60 रुपए ही रही। और वैसे पिछले क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी थी, यहां लिख लेता हूं, उसने ये भी बोला था कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी मेरी चल रही थी 3,60,000 की, उसने बोला था ये बढ़ गई है 5% से। तो मैं ये भी लिख देता हूं कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 22-23 की 2023 की
3,60,000 से 5% बढ़ गई है। तो नई फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 378। सही, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन क्लियर रखो। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 22-23 में हम कितने यूनिट्स बेचे कि मेरा 21-22 में जो प्रॉफिट चल रहा था वो सेम प्रॉफिट मेंटेन होके चलता रहे। ये वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो इसके लिए पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि 21-22 में मेरा प्रॉफिट था कितना, 21-22 में मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा था। तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए वही अपना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, सेल्स पता थी क्या हमको पिछले साल की? नहीं, सेल्स तो पता नहीं। तो लो जी, एक तो दिक्कत आ गई, ये वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ना ही मुझे सेलिंग प्राइस तो पता है 21-22 की, लेकिन मुझे टोटल यूनिट्स नहीं पता, मेरे को टोटल सेल्स नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो मैं ये निकाल तो नहीं सकता, मैं कंट्रीब्यूशन टोटल नहीं निकाल सकता। तो अब कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ, अब कैसे काम करोगे? तो थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन थी? तो वही बात है, देखो मेरे को फिर से पता था कि मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% ऑफ टोटल सेल्स है। इससे मैंने बोल दिया था मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 60% ऑफ टोटल सेल्स होगा। तो जस्ट लाइक इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, मुझे बताओ, याद करो, अभी जो हमने करा था इलस्ट्रेशन 8 था शायद, उसमें हमने टोटल सेल्स निकाली थी ब्रेक इवन पॉइंट को यूज करके। तो क्या वो काम मैं यहां पे कर सकता हूं? कैन आई डू दैट इन दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकता हूं? ऑफकोर्स अभी 21-22 की ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता है पिछले साल की थी 3,60,000, और पीवी रेशियो हमने यहीं पे इंटरप्रेट कर दी थी, आप ही ने करी थी कि पीवी रेशियो कितनी चल रही थी? 20%। तो प्रीवियस ईयर की मेरी पीवी रेशियो 20% थी। तो ये कितना आ गया? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 20%, 18 लाख। हाँ, तो दिस इज 18 लाख। अच्छा, अब उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो परसेंटेज बोला था वो बोला था, मतलब क्योंकि यहां पे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है तो दोबारा लिख रहा हूं। उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो प्रपोर्शन बोला था या रेशियो या परसेंटेज बोला था, दैट वाज 40%। तो देयरफॉर हमें क्या समझ आ गया था कि ब्रेक इवन पॉइंट का कितना होगा? 100 माइनस 40%, दैट इज 60%। ठीक है ना? तो इसका मतलब देयरफॉर 60% of total sales should be equal to break even point, यानी 18 lakhs। तो जस्ट लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने टोटल सेल्स ऐसे निकाली थी, तो आप यहां पे निकाल सकते हो। तो 18 lakhs डिवाइडेड बाय 60%। तो ये कमाल है सीवीपी एनालिसिस का। दिस इज द मैजिक ऑफ सीवीपी एनालिसिस। तो इस तरह की अप्रोच आपने कभी नहीं देखी होगी। 30 lakhs, ठीक है ना? तो ये 30 lakhs है। अच्छा, सॉरी। अब नाउ यू कैन अप्लाई द प्रॉफिट फॉर्मूला। अब आप प्रॉफिट का फॉर्मूला बिल्कुल आराम से लगा सकते हो कि आप बोलोगे भाई पीवी रेशियो अब आपका 40% है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 30 lakhs का 20% सॉरी है, तो 20% हो गया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 3,60,000 हो गई। मतलब ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी लगा नहीं पाया था, ये वाला अब मैं लगा सकता हूं, क्योंकि अब मैं कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल पा रहा हूं कि कॉन्ट्रीब्यूशन 30 लाख का 20% होगा। तो कितना आ गया? ये 6 लाख माइनस 3,60,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2,40,000। तो मुझे अभी करंट प्रॉफिट पता लग गया, यानी 21-22 का मुझे प्रॉफिट पता लग गया 2,40,000। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेल्स वॉल्यूम फॉर 2022-23 so as to maintain
क्या अर्न द सेम प्रॉफिट दैट इज ₹2,40,000। अब हम चाहते हैं कि हम ये 2,40,000 अगर हम प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं तो हमें कितनी सेल्स मेंटेन करनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको नई पीवी रेशियो पहले निकालनी पड़ेगी 22-23 की। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, या तो आप रिवाइज्ड पीवी रेशियो निकालो या आप रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, दोनों से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं काम करता हूं ताकि थोड़ा एक स्टेप में आंसर आ जाए। मैं रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेता हूं। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, तो आओ इधर आ जाओ फटाफट से। तो अब मेरी सेलिंग प्राइस 60 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 52.8 है। तो सेलिंग प्राइस इज 60 रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 52.8 रुपीज। तो ये कितना आ रहा है, 7.2 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब आपको लास्ट क्लास में जो मैंने एक सिखाया था, पता नहीं याद है कि नहीं, डिजायर्ड सेल्स हमने सीखी थी निकालनी टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट्स, याद है? डिजायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट्स, इसका फॉर्मूला याद है क्या होता था? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। और क्योंकि उसने यूनिट्स पूछा है, हाँ यूनिट्स पूछा है, तो यूनिट्स के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसीलिए मैंने यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, बिकॉज क्वेश्चन है अल्टीमेटली यूनिट से पूछा है। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट ध्यान से जल्दबाजी में गलत मत ले लेना, हमारे को अब नई करंट ईयर की फिक्स कॉस्ट लेनी है विच इज 3,78,000। तो अब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3,78,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है मेरा, 2,40,000, क्योंकि हमें इतना ही प्रॉफिट रखना है, डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाली 7.2। बस, अगर ये समझ आ गया तो अब आप इसको सॉल्व करके मुझे बता दो कितना आ रहा है आंसर। 85,833 है ना, मतलब 34 मान लो, 33 लिख लो, 34 मान लो अप्रोक्स। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, ऑल्टरनेटिवली मैंने आपको ये भी बोला था, आप नई पीवी रेशियो निकाल लेते, आप न्यू पीवी रेशियो निकाल लेते और फिर उस पीवी रेशियो को निकाल के आप डिजायर्ड सेल्स निकाल लेते रुपीस में, और फिर उस डिजायर्ड सेल्स को आप डिवाइड कर देते विद द सेलिंग प्राइस दैट इज 60 रुपीज, तो भी आपका यूनिट्स निकल के आ जाता। बिकॉज आई थिंक क्वेश्चन ने क्या बोला था, उसने बोला था नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड बताओ कितने हुए, है ना, हमें तो बस यूनिट्स में आंसर चाहिए था, तो इसलिए अल्टीमेटली हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाता है, हमें रुपीस में ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है, उसने मांगा नहीं है। डन, कोई दिक्कत तकलीफ इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम? नो सर, ठीक है, ओके, तो बढ़ो। तो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, एक क्वेश्चन बिफोर मैं भूल जाऊं, आपको होमवर्क में करना है। आपको लास्ट क्लास में सबसे पहले अगर याद हो, मैंने आपको कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सिखाया था, याद है? हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट सीखा था निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 8 मोटा मोटा उसी पे आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, ये इसी पे आधारित है। तो आपको ये ट्राई करना है इन होमवर्क, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप करो, क्योंकि एक बार मैं आपको कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट सिखा चुका हूं, तो उसी को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्यों मिसलीडिंग है? क्योंकि वो टेबल में दो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एम और एन, लेकिन क्वेश्चन में आगे कहानी ऐसी है कि वो कह रहा है कि हम एम प्रोडक्ट को जो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं दैट इज ओ। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो एम प्रोडक्ट की जानकारी है वो इररेलेवेंट है, बिकॉज इसका हमें कुछ करना नहीं है, हमें एन प्रोडक्ट और ओ प्रोडक्ट का काम करना है।
और ओ प्रोडक्ट की जो ये सारी जानकारी है, यूनिट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ जो है वो उसने नीचे पैराग्राफ में दे रखी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसने ओ की सारी इंफॉर्मेशन यहां दे रखी है। देखो यूनिट्स 9000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 18 और 9, और जो कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट हम लेते थे कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए वो यहां पे दे रखे हैं 15000। ठीक है, तो इतना बस एक मिसलीडिंग पॉइंट है कि फालतू में उन्होंने कहानी बनाने के लिए एम प्रोडक्ट की कहानी दे दी, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालने बोल रहा है वो आपको एन और ओ के लिए बोल रहा है, ना कि एम के लिए। तो आपको जो कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है 2 प्रोडक्ट्स के लिए निकालना है, एक है प्रोडक्ट एन और एक प्रोडक्ट ओ, एम का कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इतना ही पॉइंट है बस। बाकी क्वेश्चन इस बिल्कुल जैसा वो एग्जाम्पल था बिल्कुल वही है। यूनिट्स पता है तो आप सेल्स मिक्स का रेशियो निकाल लोगे, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लोगे दोनों के, एन और ओ के, और अकॉर्डिंगली पे टोटल कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। फिर आप कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगा लोगे, कॉमन फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स पता लग जाएंगे, और उन यूनिट्स को फिर वही सेल्स मिक्स रेशियो में बांट दोगे एन और ओ में, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव ये एग्जाम्पल की तरह ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आई डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम इन द क्लास कि मैं फालतू में फिर से यह क्वेश्चन कराऊं। तो इस क्वेश्चन को जरूर से आप होमवर्क में मार्क कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको थोड़े और अच्छे वाले क्वेश्चंस की ओर लेके जाना चाहता हूं आज की क्लास में, जो थोड़े से अच्छे स्टोरी वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रैक्टिकल रियल लाइफ के टाइप के क्वेश्चन फील होंगे कि अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको आना है क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पकड़ पकड़ के आपको कराऊंगा, और ये बहुत ही कह सकते हो पॉपुलर क्वेश्चंस है। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हो ना, सीवीपी एनालिसिस का टॉपिक पढ़ते हो, इनफैक्ट बहुत सारे सेम इस तरह के क्वेश्चन आप जब ग्रेजुएशन में जाके, मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे, आपको सेम क्वेश्चंस दिख जाएंगे। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस कोर्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रखा है, तो वहां पे भी बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड, स्टोरी बाय स्टोरी सेम क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं जो आप यहां पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली वहां पे जब भी कल को आप बीकॉम में पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तब आपका यहां पे काम हो जाएगा, आपको करे कराए सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, काफी पॉपुलर रहते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को, और करो मेरे साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ विद इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। तो अब कह रहा है कि हमारी कंपनी के 3 फैक्ट्रीज है, एक नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया समझ लो, एक ईस्ट इंडिया में है, एक साउथ इंडिया में, 3 लोकेशंस में हमारी फैक्ट्रीज है, और हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज इन मुंबई। ठीक है जी। द मैनेजमेंट हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग समरी रिपोर्ट ऑन द ऑपरेशंस ऑफ ईच फैक्ट्री फॉर अ पीरियड। तो 3 फैक्ट्रीज की कहानी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और तीनों की आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो तीनों की आपको सेल्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तीनों की आपको प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? आपको सेल्स में एक्चुअल प्रॉफिट बता रखा है तीनों का, आपको प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट्स बता रखे तीनों फैक्ट्रीज के, ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके अलावा उसने सेकंड कॉलम में दोनों के लिए, सेल्स के लिए और प्रॉफिट के लिए, ओवर और अंडर बजट का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसमें मैं 2 सितारे लगा रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। पॉजिटिव फिगर को ओवर बजट पढ़ना है आपको, और नेगेटिव फिगर को अंडर बजट पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये अभी बता दूंगा आपको, लिखवा भी दूंगा, आप लिख भी लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं, बस पहले क्वेश्चन को रीड करना समझ लो कि नेगेटिव फिगर इज अंडर बजट। तो जैसे सेल्स में देखो, नॉर्थ में उसने बोल रखा है -400, इसका मतलब ये अंडर बजट है। सिमिलरली ईस्ट के लिए पॉजिटिव 150 बोल रखा है, इसका मतलब ये ओवर बजट है। और साउथ के लिए अगेन नेगेटिव 200 बोल रखा है, दैट मींस दिस इज अंडर बजट। इसी तरह से सेल्स में, सॉरी, प्रॉफिट में भी सेम चीज, उसने नॉर्थ में 180 नेगेटिव में दे रखा है, इट मींस अंडर बजट है। ईस्ट में पॉजिटिव 90 रुपीज है, दैट मींस ये ओवर बजट है। और साउथ में अगेन नेगेटिव 110 है, तो दिस इज अगेन अंडर बजट। ठीक है ना, दैट्स इट। इतनी सी इंफॉर्मेशन है, इसके बलबूते पे आपको क्या कैलकुलेट करना है पढ़ो।
कैलकुलेट फॉर ईच फैक्ट्री एंड फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर द पीरियड। क्या क्या निकालना है आपको? एक तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने और दूसरा आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है और आपको ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालना है। दैट्स इट। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस सवाल का जो मेन यूएसपी है, इस क्वेश्चन में अगर आप यूएसपी देखोगे बस एक ही पॉइंट समझने वाला है, दैट इज ये वाला कि ये ओवर और अंडर बजट का पहली बात मतलब क्या है, क्यों दे रखा है, और इसको यूज करके आपको कैसे यहां पे सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है अल्टीमेटली, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और बीईपी निकालना है। और जाहिर सी बात है, आप ये भी देख लो, अगर आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता लग जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लोगे। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आपको एनी केस फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो क्वेश्चन सिर्फ आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालने बोलता तो भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी पड़ती। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि ये ओवर अंडर बजट का मतलब क्या है और इसको यूज कैसे करना है, इसका क्या पर्पस है देने का, ये आपको समझना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अपने आप में एक यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है पूरे स्टडी मैट में, तो इसलिए करना बहुत जरूरी है। 100% आप इसमें 200% लिखो कि किसी भी हाल में ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है रिवाइज करने से। राइट, चलो तो पहले तो स्टार डाल के मीनिंग लिख लो इसी क्वेश्चन के अंडर। तो पहला स्टार डाल के लिखना, एक टर्म है ओवर बजट। तो ओवर बजट का देखो मतलब क्या है, इट मींस ओवर बजट का मतलब यह है कि जो एक्चुअल फिगर है दैट इज मोर देन बजटेड फिगर। एक्चुअल फिगर चाहे वो सेल्स की हो चाहे प्रॉफिट की हो। तो ओवर बजट बोलने का मतलब क्या है, जो आपने बजट किया था एक्चुअल फिगर बजट से ज्यादा है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा हिंदी में बोलूं, शायद आपको बेहतर फील होगा हिंदी में बोलने से, और आप लिख भी लो इसको, आप हिंदी में लिख लो, इसका हिंदी में आप मतलब लिख लो। इट मींस हम बजट से ओवर हैं। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो अगर मानो मैंने बजट 100 रुपए का किया था और मेरा एक्चुअल 120 हो गया, तो दैट मींस मैं बजट से 20 रुपए से ओवर हूं। मैंने 100 का बजट किया था लेकिन एक्चुअल मेरा 120 आया, तो मैं 100 से ऊपर हूं। और कितना ऊपर हूं, 20 ऊपर हूं। यह होता है ओवर बजट का मतलब यहां पे। ठीक है ना, और इसी तरह से बिल्कुल इसका उल्टा अंडर बजट का मतलब क्या होगा, ये भी आप वैसे लिख लो, बट होपफुली समझ आ गया होगा आपको। इट मींस कि जो एक्चुअल फिगर है आपकी दैट इज लेस देन बजटेड फिगर। उल्टा, कि आपने अगर 100 सोचा था, कुछ बजट किया था, लेकिन एक्चुअल 70 आ गया, तो आप 100 से कम हो, 70 और कितने से कम हो, 30 कम हो, तो इसी को उसने बोल दिया अंडर बजट। यानी अगर अब मैं इसको भी हिंदी में बोलूं तो हम बजट से अंडर है। यहां पे अंडर का मतलब नीचे समझ लो, नीचे या कम। ठीक है ना, तो ये आप लिख लो, जब भी आप ये क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो ये रीड कर लोगे तो होपफुली आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये था। फिर अकॉर्डिंगली इसका आप हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है, पहली बता रहा हूं, इसका यूज करने के लिए आपको कॉमन सेंस लगाना है। मोमेंट आप कॉमन सेंस छोड़ दोगे फिर आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा कुछ रटने वाली चीज है। लेकिन अगर कॉमन सेंस को जिंदा रखोगे अपने दिमाग में तो आपको बहुत सिंपल लगेगा ये। ठीक है ना, पहले ये नोट कर लिया आपने, पहले इसको जरूर नोट करना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, नोट कर लिया है। अब आओ, अब जरा मेन आंसर में, ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए लिखा है, एग्जाम में नहीं लिख के आना है पागलों की तरह। एग्जाम में तो हमें अपना मेन आंसर करना है। तो अब देखो इस जानकारी को जो यूज कैसे करना है आपको, जो ये ओवर बजट या अंडर बजट सेल्स और प्रॉफिट में दे रखा है, इसको यूज करके आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल फिगर से बजटेड फिगर पे आना है। मुझे बताओ क्या आप आ सकते हो एक्चुअल फिगर से बजटेड फिगर पे? ठीक है, अभी आता हूं मैं, पहले आप मेरी बात ध्यान से समझ लो। लिखना कुछ नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने बजट किया था 100, मेरा एक्चुअल आ गया 120, तो हमने क्या बोला था कि हम ओवर बजट है कितने से, 20 से। तो अब मैं आपको अगर बोल रहा हूं, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि एक्चुअल क्या है, और मैं आपको ये बता दूं ओवर बजट के 20 है, तो क्या इन दोनों जानकारी को यूज करके आप ये बजट वाली फिगर निकाल सकते हो क्या? मुझे बताओ क्या करोगे आप 120 में से
ये ओवर बजट वाली चीज जो है ये माइनस कर दोगे तो रिवर्स कैलकुलेशन में 100 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आप मेरे से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये बात सही है? अच्छा, इसी तरह से उल्टा मैंने एग्जांपल दूसरा दिया था अंडर के लिए कि भाई बजटेड अगर 70 है और एक्चुअल 100 है बजटेड और एक्चुअल 70 है, तो हमने बोला था हम अंडर बजट है, हम अंडर बजट है 30 से। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी मानो और ये दे दी कि अंडर बजट 30 है, तो क्या इनको यूज करके आप ये निकाल सकते हो कि बजट कितना रहा होगा? तो अब आप क्या करोगे, आप 70 में ये अंडर बजट को ऐड बैक कर दोगे। तो यही कॉमन सेंस है, अगर ये कॉमन सेंस समझ आ गई तो फिर काम खत्म हो गया। तो बस इसी चीज को अप्लाई करके आपको क्या करना है, आपको तीनों फैक्ट्रीज के लिए सेल्स और प्रॉफिट में बजटेड फिगर्स निकालनी है। बजटेड सेल्स भी निकालनी है तीनों फैक्ट्रीज के लिए और बजटेड प्रॉफिट्स भी निकालने तीनों फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। चलो, तो अब आप आओ, अब आप लिखो मेरे साथ, सोल्यूशन वाले पार्ट पे आना है अब हमको। तो अब नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड फिगर्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमें बजटेड फिगर्स यूज करनी है। किस जानकारी को यूज करके, एक्चुअल फिगर को और ओवर या अंडर बजट को। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, पहले आप ऐसे फर्स्ट एरो डाल के लिखो, पहली फैक्ट्री आपकी नॉर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ में एक आपका सेल्स दे रखा है, तो एक कॉलम सेल्स का लिख लो, एक कॉलम प्रॉफिट का लिख लो। चलो, तो पहले तो एक्चुअल, दोनों की एक्चुअल लिखो, एक्चुअल सेल्स कितनी है, तो एक्चुअल सेल्स 1100 है, हालांकि रुपीज इन थाउजेंड है बट ठीक है, ये ध्यान रखना बस। और एक्चुअल प्रॉफिट 135 है, तो 1100 और 135, चाहे तो हम यहां पे कहीं लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ऑल रुपीज इज इन थाउजेंड्स। ठीक है, तो मुझे बताओ, अब इसी में अगर मैं आपसे बजटेड पूछना चाहूं कि बजटेड सेल्स और बजटेड प्रॉफिट कितने होंगे, तो आप क्या काम करोगे, फटाफट से बताओ। उसने यहां पे अंडर बजट दे रखा है 400, मतलब हम बजट से कम है, हम बजट से कम है, तो आप इस अंडर बजट को क्या करोगे, सोच के बताओ, लॉजिकली ऐड बैक करोगे। समझ आ गया? ठीक है, तो रटने वाली कोई चीज नहीं है, बिल्कुल लॉजिकली सोचना है। तो आप अंडर बजट जो है इसको ऐड बैक कर दोगे, तो सेल्स में 400 है और प्रॉफिट में कितनी है, प्रॉफिट में 180 है। 180। तो इससे आपको क्या पता लग गया, आपको बजटेड फिगर पता लग गई कि बजटेड सेल्स 1500 की रही होगी और बजटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, 315। अब आप सीधा सीधा भी देख सकते हो कि 1500 का बजट था, एक्चुअल सेल 1100 ही, तो एक्चुअल बजटेड से कम हो गई, इसलिए अंडर बजट बोल रखा है। सेम थिंग विद प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आप इसको सीधा सीधा सोच के वेरीफाई कर सकते हो, राइट? तो यहां पे मैंने एक्चुअल निकाल लिया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे ये दोनों चीजें की जरूरत पड़ेगी, मुझे ये दोनों चीजों की बाद में जरूरत पड़ेगी, एक्चुअल और बजटेड। ठीक है, बस अगर ये समझ आ गया तो फटाफट बाकी फैक्ट्रीज के लिए भी सेम कर लो, सेम काम कर लो। तो ईस्ट वाली वही सेल्स और प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट और सेल्स दोनों भी, तो कितना कितना है, 1450 एंड 210, 1450 एंड 210। और इसमें आपको क्या ओवर बजट दे रखा है, तो अब शायद समझ आ गया होगी कि ओवर बजट को आप क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे ओवर बजट को। तो कितना है, 150 और 90, सॉरी, तो 150 एंड 90, 90। तो इससे आपको क्या पता लग गई, आपको अपनी बजटेड फिगर्स पता लग गई। तो ये रही होगी 1300 और ये रही होगी 120। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, मुझे अल्टीमेटली बाद में इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स एंड प्रॉफिट की। तो ईस्ट हो गया और फाइनली साउथ। चलो जी, तो पहले एक्चुअल, तो एक्चुअल सेल्स है
कितनी 1200 और एक्चुअल प्रॉफिट है 330, तो 1200 330 और इसमें भी शायद अंडर बजट है, सॉरी, तो वो ऐड बैक कर दोगे अंडर बजट। तो कितना कितना है 200 और 110, 200 और 110। तो अब आपको बजटेड फिगर पता लग गई, 1400 440। तो ये मेरे लिए सारी काम की इंफॉर्मेशन हो गई। चलो पहले यहां तक आ जाओ। ठीक है, तो एक स्टेप ये हो गया, मतलब मेन आंसर तो हमारा ये चल रहा है, बाकी तो हम एनालिसिस ही कर रहे हैं साथ साथ। तो हमें बजटेड फिगर्स सारी पता लग गई, तो अब अल्टीमेटली आई हैव ऑल द एक्चुअल एंड बजटेड फिगर्स। अब दूसरा पार्ट, ये तो पहला पार्ट था, अब मुझे इसको यूज कैसे करना है। नाउ आई विल यूज इट टू कैलकुलेट पीवी रेशियो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। ठीक है ना, तो पीवी रेशियो के बिना भाई गुजारा तो बिल्कुल नहीं है हमारा। अगर मैं आपको यहां पे पीवी रेशियो ना बताऊं तो आप फंस जाओगे, राइट। तो अब हाउ विल यू कैलकुलेट द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो निकालने का तरीका क्या है। आप बोलोगे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। हमने पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला सीखा हुआ था, जो हमने लास्ट क्लास में अप्लाई भी कई बार करा था। दैट वाज डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। ठीक है ना, तो लास्ट क्लास के क्वेश्चनों में जो हमने डिफरेंस देखा था, वो किन दो के बीच में डिफरेंस देखा था, दो पीरियड्स के बीच में डिफरेंस देखा था। अब आप इस क्वेश्चन में वो डिफरेंस किन दो के बीच में देखोगे, आप पीरियड के बीच में ना देख के डिफरेंस देख लोगे बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स। भाई जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना है भाई, सिंपल चीज है। पिछले क्लास के क्वेश्चनों में हमें 2 सालों की या 2 हाफ ईयर्स की जैसे भी ऐसी इंफॉर्मेशन देता था, तो हम वो 2 पीरियड्स के बीच का डिफरेंस लेके उसको यूज करके अपना पीवी रेशियो निकालते थे। इस क्वेश्चन में हमारे पास किन दो बीच का डिफरेंस है, हमारे पास एक्चुअल और बजटेड के बीच में डिफरेंस है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअल माइनस बजटेड के बीच का डिफरेंस लेके अकॉर्डिंगली पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आओ फटाफट से करते हैं। अगेन तीनों के लिए आपको निकालना है, तीनों का अलग अलग आएगा। जैसे मैं पहले एक बार नॉर्थ फैक्ट्री का निकाल के दिखाता हूं, डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो आओ नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, सबसे पहले ये रहा। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या है, आप एक बेस ले लो, एक्चुअल माइनस बजट कर लो, चाहे बजट माइनस एक्चुअल कर लो, बट एक कोई बेस ले लो आप, राइट। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट 315 माइनस 135, इसका आंसर ही क्या आया था, 180 आया था। इसका आंसर क्या आया था, 180। वैसे ही डिफरेंस इन सेल्स 1500 माइनस 1100, 1500 माइनस 1100, तो अकॉर्डिंगली इसका डिफरेंस क्या आया था, 400 आया था। तो ये आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता है। अल्टीमेटली अंडर और ओवर बजट क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और बजट ही है, तो आपको ये ऑलरेडी पता है। तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लो, सीधा सीधा अप्लाई कर लो। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 180 अपॉन 400 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट अभी कर लेंगे, पहले आप अप्लाई कर लो सब में। ईस्ट में चेक कर लो, बिल्कुल ऐसी वही बजट माइनस एक्चुअल कर लो, चाहे एक्चुअल माइनस बजट कर लो, दोनों में से कोई एक बेस सेलेक्ट कर लो। तो जैसे 120 माइनस 210, ये माइनस 90 आया था। 1300 माइनस 1450, ये माइनस 150 आया था। तो क्या बन गया मैथमेटिकली आपका, माइनस 90 अपॉन माइनस 150 इंटू 100। यहां पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। और फाइनली साउथ। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो साउथ में वही 110 अपॉन 200, 110 अपॉन 200, तो 110 अपॉन 200 इंटू 100। चलो देख लो भाई, समझ आ गया कि नहीं। अगर आ गया तो फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे बता दो पीवी रेशियो कितनी आ रही है। 45%। 45%, ठीक है।
50%. 50 तो नहीं आएगा, हाँ 55 60 आ रहा है ना, 60। 50 or 50. अच्छा नीचे का कह रहे हो क्या, ओके ओके हाँ वो 55 है, राइट। चलो तो इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मेरी अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ गई, पीवी रेशियो। ठीक है, तो अभी देखो मेन रिक्वायरमेंट में तो मैं आया ही नहीं, मेन रिक्वायरमेंट में तो उसने फिक्स्ड कॉस्ट मांगा है तीनों का, और तीनों का बीईपी मांगा है। ठीक है, बट अब नाउ आई कैन कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज मेरे पास इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, मेरे को सेल्स पता है तीनों की, और अब मुझे पीवी रेशियो पता लग गया। ये सारी जो मशक्कत हमने करी ऊपर से नीचे तक की, सिर्फ पीवी रेशियो निकालने के लिए करी, ताकि हम डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स वाला फंडा अप्लाई कर पाए। अब हमारे को ये पता लग गया है, तो नाउ आई कैन फाइनली मूव ऑन टू द मेन रिक्वायरमेंट फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब दिस बिकम्स वेरी सिंपल। तो पहले मैं मेन लिख लेता हूं, हमें भली बात ही पता है कि हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यही होता है। हाँ, इसी में अगर मैं कंट्रीब्यूशन को थोड़ा और बढ़ा दूं, तोड़ लूं, तो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और ये माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे निकालना तो क्या है, मेरे को तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को इधर उधर घुमा के मैं फिक्स्ड कॉस्ट को एलएचएस में ले आता हूं, और इसको इधर रहने देता हूं, तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो ये अप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे तीनों फैक्ट्रीज का। समझ आ गया ना आपको कि कैसे निकालना है। सेल्स हमें पता है, पीवी रेशियो हमें पता है, और प्रॉफिट भी हमें पता है, तीनों चीजें हमें पता है। तो नाउ वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ऑल द थ्री फैक्ट्रीज। ठीक है जी, तो बस नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ, तो बहुत सिंपल हो गया। बस इंफॉर्मेशन ध्यान ध्यान से देख लेना। तो नॉर्थ की सॉरी 1100, 1450 और 1200 ये सेल्स है, 1100, 1450 और 1200 मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हमने यहां निकाली थी 45, 60 एंड 55। 45, 60 एंड 55 माइनस प्रॉफिट। फटाफट से प्रॉफिट कितने हैं हमारे, 135, 210 एंड 330। 330. चलो तो फटाफट 10 सेकंड के अंदर मुझे तीनों सॉल्व करके कैलसी पे फटाफट बता दो, तो मेरा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिक्स्ड 360, ओके, तो ये सही है 360, 660 एंड 330। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो मेरे से भी थोड़ी सी मिस हो गई लिखने को, आप प्लीज 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 एग्जाम में बिल्कुल मत मिस करना। बस रुपीस के आगे इन थाउजेंड जरूर लिख देना भाई, क्योंकि टेक्निकली नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। टेक्निकली दिस इज 3,60,000, 6,60,000 एंड 3,30,000। अगर आप ये थाउजेंड्स नहीं लिखोगे तो टेक्निकली योर आंसर विल बिकम रॉन्ग। ठीक है, तो कोई संकी एग्जामिनर हो सकता है आपके ऑलमोस्ट पूरे नंबर काट ले, या मुश्किल से एक हाथ नंबर दे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इतनी अलर्ट रखना, इन थाउजेंड रुपीज इन थाउजेंड्स कहीं ना कहीं लिख के जरूर आ जाना। ठीक है ना, तो बाकी आपका, हाँ ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया, और आई बिलीव नाउ आई कैन मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट वैसे तो मुझे अब आपको होमवर्क में देना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, आधा क्या छोड़ना क्वेश्चन। उसने ब्रेक इवन सेल्स बेसिकली निकालने बोला था, तो अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपने निकाल ली, पीवी रेशियो आप पहले निकाल चुके हैं, दोनों चीजें आपको पता है, बस आप निकाल लोगे। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। ठीक है ना, तो यहां हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यहां पे भी वही मेक श्योर करना आप इन थाउजेंड जरूर लिख लो। ठीक है, चलो जी, तो कितनी, 360, 60, 660 और 330। तो 360, 660,
एन 330 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमारे 45%, 60%, 55%, दैट्स इट, खत्म। 800 और क्या बोला, 1100 और 600। 1100 और 600, ठीक है, ठीक है। आप चाहो तो इनका टोटल भी करके आ सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, टोटल का आपको क्या करना, टोटल का कोई रेलिवेंस है नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बताओ, क्वेश्चन आसान हो गया अल्टीमेटली जाके, चलो वेरी Yes, गुड, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। बस मैंने आपको बोला ही था कि इतने से सीवीपी एनालिसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो डन हो गया, एक और क्वेश्चन 14, वेरी गुड, बधाई हो। तो आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और अगेन बिल्कुल वही वैरायटी का क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बता रहा था, पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम सीए मटेरियल आपको ये वाले क्वेश्चन आपको और हर मटेरियल में मिलेंगे इस चैप्टर में। आप सीएमए के मटेरियल में जाओगे उसमें मिल जाएगा, आप ग्रेजुएशन के मटेरियल में जाओगे उसमें मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन मैंने ग्रेजुएशन की बुक्स वगैरह में भी देख रखे हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख लो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस की कैटेगरीज में आ जाते हैं, हल्के से जो ज्यादा मार्क्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आओ नेक्स्ट ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगेन एक बहुत प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि कुछ रियलिस्टिक आप काम कर रहे हो और रियलिस्टिक एप्लीकेशन कर रहे हो अपनी सीवीपी एनालिसिस की, ठीक है ना। चलो तो पढ़ते हैं अगेन, लेकिन आसान क्वेश्चन है, पहली बता रहा हूं, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये कह रहा है एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स, ठीक है। तो एक गाड़ी बनाने की कंपनी है, वो अलग अलग गाड़ियों की मॉडल बनाती है। द बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडल 007, तो जेम्स बॉन्ड की गाड़ी है भाई, तो जेम्स बॉन्ड की गाड़ी का वो कुछ आपको बजट वगैरह बता रहा है फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज एज अंडर, क्या है, बजटेड आउटपुट है 40,000 यूनिट्स, बाप रे बाप, एक महीने में कह रहा है 40,000 यूनिट बेचेंगे। तो पता नहीं कौन सी गाड़ी, एक मॉडल कह रहे हैं भाई 40,000 यूनिट बेचेंगे, कौन सी कंपनी है भगवान जाने, बट चलो जो भी है, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। तो अगेन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलर्ट रहना, सारे रुपीज जो है लैक्स में है, तो बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, आप समझ सकते हो एक एक गाड़ी कितनी महंगी आती है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बड़ी बड़ी फिगर्स में आंसर होंगे आपके। तो एनीवे नेट रियलाइजेशन ये क्या है, अभी वैसे इसका कुछ रिलेवेंस है नहीं, ये बेसिकली सेल्स है। नेट रियलाइजेशन मतलब सिंपली स्पीकिंग सेल्स, और वो नीचे उसने खुद बता भी रखा है आपको, मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना, उसने खुद ही यहाँ पे बता रखा है सेल्स है ये, 2,10,000 लैक्स, रुपीज इन लैक्स है। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में आपको पता ही है, वेरिएबल कॉस्ट में मैं आपको बता भी चुका हूं क्या क्या चीजें आती है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। All these are your variable cost. तो total variable cost is 1,32,000, right? अच्छा, specific fixed cost and allocated fixed cost, भाई कुछ नहीं करना specific allocated का, अल्टीमेटली ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी 60,750 लैक्स, ठीक है। सेल्स पता लग गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई, टोटल फिक्स कॉस्ट पता लग गई, ये तीन जानकारी आपके पास है, और अकॉर्डिंगली उसने प्रॉफिट भी बता रखा है। तो एक तरह की उसने आप कह सकते हो स्टेटमेंट ही बना के दे रखी है, एक काइंड ऑफ इनकम स्टेटमेंट समझ लो, कि वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट आ गई, सेल्स आपकी 2,10,000 है, तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स हो गए 17,250। बस ये इंफॉर्मेशन है। अब आओ, बस दो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है इसको यूज करके जो आपको करना है। पहला कह रहा है कैलकुलेट करो प्रॉफिट विद 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस विद अ 10% रिडक्शन इन सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम का यहां पे क्या मतलब है, ध्यान से समझ लेना, सेल्स वॉल्यूम का मतलब यहां पे यूनिट्स है, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गई, अब आपने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ी हुई है कि भाई अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड कम हो जाती है, तो वही है भाई, हमने अपनी सेलिंग प्राइस गाड़ियों की 10% से बढ़ा दी,
तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इस वजह से आपकी जो यूनिट्स हैं जो आप बेचोगे वो भी कम हो रहे हैं। तो 10% सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है और 10% से आपकी सेल्स वॉल्यूम कम हो रही है, यूनिट्स कम हो रहे हैं। तो बेसिकली आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो बचपन में निकालते थे, तो वैसा कुछ आपका यहां दिख रहा है आपको। बट एनीवे वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितने होंगे अगर हमारी सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गई और आपकी यूनिट जो है 10% से कम हो गए। तो पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। और अब वैसे आप चाहो तो डायरेक्टली पता है क्या, सिंपल स्टेटमेंट बना के काम कर सकते हो, बट मैं आपको बता चुका पिछली क्लास में भी, आपको डायरेक्ट काम नहीं करना है, आपको सीवीपी एनालिसिस वाले फॉर्मूले वगैरह लगा के जबरदस्ती ठूस के आंसर निकालने हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट। वो कह रहा है कि कितने गाड़ियां बेचे, कितने यूनिट गाड़ियों के बेचे टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट। तो ओरिजिनल प्रॉफिट मेरा कितना था, 17,250। आफ्टर अ 10% राइज इन मटीरियल कॉस्ट इज एट द ओरिजिनली बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो जैसा भी एक दो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन करा था, दो पार्ट्स वाला, जहां पे दोनों अलग अलग सिनेरियोस थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, ऐसे ही यहां पे भी समझना है आपको। पहला पार्ट एक अलग सिनेरियो है जहां पे सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ रही है और सेल्स वॉल्यूम 10% से कम हो रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो जो है, दूसरा पार्ट, वो बिल्कुल अलग है। वो कह रहा है कि अब ये मानो कि मटेरियल कॉस्ट 10% से बढ़ रही है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं बदल रही, सेम सेलिंग प्राइस है, वही जो ऊपर उसने जितनी भी अच्छा बताई नहीं थी वो तो मैं निकाल लूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट सेलिंग प्राइस नहीं बदल रही, मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो वो कह रहा है कि कितने यूनिट्स हम बेचे कि हम जो ओरिजिनली 17,250 का प्रॉफिट कमा रहे थे वो हम कमा पाए, ठीक है ना। तो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स हैं, बट दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कॉमन कैलकुलेशंस डेफिनेटली बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो वो क्या क्या है, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले निकालो, क्योंकि सेलिंग प्राइस का जिक्र दो बार आ चुका, तो आप पहले सेलिंग प्राइस चेक कर लो कि करेंटली सेलिंग प्राइस कितनी है पर यूनिट। अब बहुत आसानी से निकलेगा, बस थोड़ा फिगर ध्यान से लिखना। तो देखो हमारी टोटल सेल्स है 2,10,000, लेकिन ये इन लैक्स है, और यूनिट्स कितने हैं मेरे, 40,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 2,10,000 लैक्स है ये, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट। बताओ एक जेम्स बॉन्ड की गाड़ी की कीमत कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, फटाफट से। तो ये 5.25 लैक्स आ रहा है, 5.25 लैक्स आ रहा है, तो 5,25,000 लिख लो, या फिर आप 5.25 लैक्स लिख लो। तो ये मेरी अभी करंट सेलिंग प्राइस चल रही है गाड़ी की, राइट। इसी तरह से सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लिया, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी इजीली निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज करो, आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी पता है 1,32,000 लैक्स है, और वो यूनिट 42,000 है, या जो भी है 40,000 है, तो 1,32,000, लेकिन ये लैक्स है, ये बिल्कुल भी मत भूलना वरना पूरा ही सवाल गलत हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स। चलो तो ये भी निकाल लो, 132 डिवाइडेड बाय 40, तो 3.3 लाख आ रहा है, तो आप इसको 3,30,000 बोल दो, ठीक है ना। 3.3 लाख मीन 3,30,000। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो वी कैन कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हो गया 5,25,000 माइनस 3,30,000। चलो तो फटाफट बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है। 1,95,000, ठीक है ना। तो देखो सारी बस अभी मैं जानकारी पिरो पिरो के रख रहा हूं। अच्छा, इसी तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी है वो तो मैं क्वेश्चन से देख लेता हूं। 60,750 लैक्स है, 60,750 लैक्स, ठीक है ना। दिस इज ऑल इज इन लैक्स, ठीक है। अब आओ अपने मेन सोल्यूशन पे, फर्स्ट पार्ट पे।
तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, वो फर्स्ट पार्ट कह रहा था कि मानो हमारी सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गई और वॉल्यूम 10% से कम हो गया। तो पहले इतनी ही जानकारी में अब चेक कर लेते हैं मेरी रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी हो गई होगी और मेरे रिवाइज्ड यूनिट्स कितने हो गए होंगे। यूनिट्स बोल लो या वॉल्यूम बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो अभी मेरी सेलिंग प्राइस 5,25,000 थी, ये 10% से बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई होगी 5,77,500। ये मेरी नई सेलिंग प्राइस है। तो मेरे यूनिट्स कितने से कम हो गए होंगे, तो अभी 40,000 यूनिट्स बिक रहे थे, ये 10% कम हो गए, तो ये आई थिंक हो गए 36,000 यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरे रिवाइज यूनिट्स आ गए। उसने आपसे पूछा था कि बताओ प्रॉफिट कितना होगा, अगर ये हो जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। तो अब बताओ फटाफट से, अगर मेरी सेलिंग प्राइस चेंज हो गई तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा। तो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो अब मेरी सेलिंग प्राइस 577,500 है, माइनस, अब भाई लॉजिकल बात है, सेलिंग प्राइस बढ़ने से मेरी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट तो उतनी रहेगी ना, अनलेस एंड अनटिल कोई और फैक्टर ना आ जाए। तो फिलहाल तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट वही है 3,30,000। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया मेरा अब रिवाइज्ड वाला, ये हो गया 247,500। 247,500। तो अब देयरफॉर उसने तो बस आपसे प्रॉफिट पूछा हुआ है, और बस इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको सीवीपी एनालिसिस वाले फॉर्मूले लगाने हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यूनिट्स मेरे हो गए 36,000 नए वाले, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया मेरा 247,500 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो अभी नहीं बदला, फिक्स्ड कॉस्ट तो वही है 60,750 लैक्स। तो बस ये लैक्स वगैरह बहुत ध्यान से काम करना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो 36,000 इंटू 247,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देता हूं, तो ये आ रहा है 89,100 लैक्स माइनस 60,750 लैक्स। तो अब मेरे प्रॉफिट्स कितने आ गए 28,350 लैक्स। 28,350 लैक्स। फर्स्ट पार्ट तो डन। तो पहले ये करके बताओ कोई दिक्कत है इसमें। नहीं सर। ठीक है, ओके, ये डन हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है वॉल्यूम टू बी अचीव्ड टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट, कि हमें ओरिजिनल प्रॉफिट मेंटेन करके चलना है 17,250 का, और आफ्टर अ 10% राइज इन मटेरियल कॉस्ट, लेकिन सेलिंग प्राइस आपकी उतनी ही रहेगी जितनी पहले चल रही थी। ठीक है ना, तो अब आपका सिर्फ मेन क्या है कि मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी हो गई, और मटेरियल कॉस्ट चेक कर लो, मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो जब मटेरियल कॉस्ट की बढ़ोतरी हो गई तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगा तो आपकी कंट्रीब्यूशन भी बदल जाएगी। ठीक है ना, तो आओ, तो पहले तो चेक करो करंट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है ना। तो करंट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो आओ सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो देखो टोटल कॉस्ट थी 79,200 लैक्स की फॉर 40,000 यूनिट्स। तो 79,200 लैक्स डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट। चलो जी, तो 79,200 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ रही है 1.98 या 1,98,000। ये मेरी करंट
मटेरियल कॉस्ट है, ध्यान रखना ये पर यूनिट निकाला, ये मैंने पर यूनिट निकाला। अब रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। या फिर आप एक काम और थोड़ा सा कर सकते हो, रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने से बेहतर आप ये निकाल लो इंक्रीज कितनी हो गई, इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो पर यूनिट मेरा मटेरियल कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है, तो उसने बोला था मेरा मटेरियल कॉस्ट 10% से बढ़ रहा है, तो प्रेजेंटली मेरी मटेरियल कॉस्ट 1,98,000 है पर यूनिट, तो ये 10% से बढ़ रहा है, तो ये आ गया 19,800, ये इंक्रीज है। हालांकि आप इससे आप रिवाइज्ड भी निकाल सकते हो, बट बेसिकली ये मेरी इंक्रीज हो गई 19,800, ठीक है ना। अच्छा, अभी मेरी प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3,30,000 चल रही थी, 3,30,000, तो अब नई रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो प्रेजेंटली मेरी 3,30,000 की चल रही थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, ये 3,30,000, और ये वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितने से बढ़ गई, 19,800 से बढ़ गई। तो मेरे को रिवाइज नया वेरिएबल कॉस्ट पता लग गया, क्योंकि भाई मटेरियल कॉस्ट पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट है, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा, तो नेचुरली आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपका रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट 349,800 हो गया। तो देयरफॉर अब आप क्या निकाल सकते हो, आप रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकते हो। तो उसने बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस मान के चलो वो नहीं बदला, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही बदली है। तो पुरानी मेरी सेलिंग प्राइस जो हमने निकाली थी वो थी 5,25,000 पर यूनिट, माइनस नई मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 349,800। चलो, तो 5,25,000 माइनस 349,800, तो दिस इज कमिंग आउट टू 175,200, ये आ रहा है 175,200, ये मेरी रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गई। ठीक है, सिंपल हो गया। सॉरी, बस अब उसने बोला था कि बताओ कितने सेल्स वॉल्यूम रखे, यानी कितनी यूनिट हमें बेचनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट 17,250 लाख ही चलता रहे, लैक्स में है सब कुछ। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिजायर्ड सेल्स, इसका फॉर्मूला, और यूनिट्स में निकालना है हमको क्योंकि उसने वॉल्यूम पूछा है। तो यूनिट्स में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वही फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो जी, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल यहां लिखा था 60,750 लाख थी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, 60,750 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, हाँ डिजायर्ड प्रॉफिट है आपका 17,250, 17,250 डिवाइडेड बाय, ये लैक्स है, ये याद रखना, बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर इन लैक्स, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 175,200। चलो, डिवाइडेड बाय 175,200, तो कितना आंसर आ रहा है, 44 44,520.5, मतलब अप्रोक्सीमेटली 44,521 यूनिट्स। हाँ, चाहो तो आप सेल्स रुपीस में भी निकाल सकते हो, इसको सीधा सीधा सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीस में आ जाएगा, बट उसने मांगा नहीं है, तो सीधा सीधा मेरा ये आंसर डन। तो चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम इसमें तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो करते करते मजे मजे में कितने सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते जा रहे हैं। बीच में एक आध क्वेश्चन रह गया होगा, बट मोस्टली देखो यहां तक हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए। बट ठीक है, अपनी स्पीड में ही करना है, आराम आराम से समझते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। हर क्वेश्चन में अपनी कुछ वैरायटी आती जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, टाइम भी लगता है, हर क्वेश्चन की कुछ वैरायटी समझनी भी जरूरी है। तो एनीवे पढ़ते हैं क्या कहता है। एन इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ सब्सिडरी कंपनी इन भूटान टू प्रोड्यूस मिनरल वाटर। तो एक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोई है, वो कह रही कि हम भूटान में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे और वहां पे हम लोग अपने कुछ मिनरल वाटर के मानो बॉटल्स बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स ऑफ 40,000 बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर, तो हम ये मान रहे हैं कि एनुअली हमारी सेल्स जो मिनरल वाटर की रहेगी दैट विल बी 40,000 बॉटल्स, 40,000 वाटर बॉटल्स हम बेच लेंगे। कॉस्ट स्टडीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द भूटानी सब्सिडरी। कहानी बना बना के देता है, अलग अलग ढंग से प्रेजेंट कर देता है, होता सब सिंपल है। तो देखो, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, इसका उसने टोटल एनुअल कॉस्ट बता दिया सबका, ये और ये। और फिर नेक्स्ट कॉलम में वो बता रहा है कि इस टोटल कॉस्ट में से कितना परसेंट वेरिएबल है, कितना परसेंट वेरिएबल है। तो मटेरियल में उसने बोला 100% कॉस्ट वेरिएबल ही है, लेबर में उसने बोला 80% कॉस्ट जो है वो वेरिएबल है। इसका मतलब अगर मैं साइड बाय साइड फिक्स्ड कंपोनेंट भी चेक करते हुए चलूं तो बताओ फटाफट से फिक्स्ड कंपोनेंट कितना कितना होगा। मैं साइड बाय साइड यहां पे फिक्स्ड कंपोनेंट भी एनालाइज करूं तो मटेरियल 100% वेरिएबल है तो फिक्स्ड 0 होगा, लेबर 80% वेरिएबल है तो रिमेनिंग 20% फिक्स्ड होगा। इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड 60% वेरिएबल है तो इसका मतलब रिमेनिंग 40% फिक्स्ड होगा। एंड फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस ये 35% वेरिएबल है, दैट मींस 65% क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या है, आप वेरिएबल और फिक्स्ड में बाइफरकेशन कर लोगे। अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट को परसेंटेज बेसिस में आप बाइफरकेट कर लोगे वेरिएबल और फिक्स्ड में, बिकॉज सीवीपी एनालिसिस या मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग चाहिए होते हैं, राइट। तो वो कर लेंगे आगे, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। बट तो कह रहा है भूटानीज प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव्स who will receive a commission of 8% of sale price। तो मुझे सोच के बताओ, उसने यहां पे मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बता दिया था, उसने एक सेलिंग ओवरहेड्स नहीं बताया था अलग से टेबल में, वो उसने नीचे बता दिया। सेलिंग ओवरहेड्स उसने बता दिया और वो उसने बोला 8% ऑफ सेल प्राइस रहेगा, 8% ऑफ सेल प्राइस। 8% ऑफ सेल प्राइस का सिंपल मतलब हो गया कि जितनी भी आपकी टोटल सेल्स होगी उसका 8% आपका कमीशन होगा। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर मेरा कमीशन 8% ऑफ सेल्स है तो मुझे बताओ ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी या ये वेरिएबल होगी या फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होगी। कॉमन सेंस लॉजिक लगा के जवाब देना। जैसे बाकी कॉस्ट में तो हमें फिक्स्ड और वेरिएबल का बाइफरकेशन मिल गया। हाँ, क्या बोला आपने? वेरिएबल। वेरिएबल, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो दिस विल बी 100% वेरिएबल, मतलब ये भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सिंपल बात है भाई, 100 रुपए की सेल करोगे तो 8 रुपए का कमीशन बैठेगा, 200 रुपए की सेल करोगे तो 16 रुपए का, मतलब जितने ज्यादा यूनिट्स बेचोगे आपका प्रोपोर्शनेटली कमीशन भी उतना बढ़ता चलेगा, ठीक है ना। इसलिए दिस इज 100% वेरिएबल। तो एक और कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के कैटेगरी में जुड़ गई इसमें, दैट इज सेलिंग ओवरहेड्स इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, ठीक है ना। अच्छा, आगे नेक्स्ट लाइन का ऐसा कोई रेलिवेंस नहीं, वो कह रहे हैं नो पोर्शन ऑफ इंडियन ऑफिस एक्सपेंसेस इज टू बी एलोकेटेड टू द भूटानी सब्सिडरी। ठीक है जी, अगर ये लाइन नहीं भी लिखता तो मेरे को तो कोई परेशानी होती ही नहीं, मेरे लिए कुछ
प्रॉब्लम नहीं आती इस क्वेश्चन में, कुछ चेंज होता नहीं, तो ये सिर्फ कहानी है। बस यू आर रिक्वायर्ड टू क्या है, अगेन वही दो रिक्वायरमेंट्स फिर से पूछ रहा है आपसे। वो कह रहा है कंप्यूट करो द सेल प्राइस पर बॉटल टू इनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एन एस्टिमेटेड 10% प्रॉफिट ऑन सेल प्रोसीड्स इन भूटान। तो कह रहा है अगर आप प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स कमाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका प्रॉफिट हो 10% ऑफ सेल्स, तो इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको अपनी सेलिंग प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी। तो पहला सवाल ये। फिर कह रहा है कैलकुलेट करो द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सेल्स एज ऑल्सो इन नंबर ऑफ बॉटल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में भी और रुपीस में भी, फॉर द भूटानी सब्सिडरी ऑन द असम्पशन दैट सेल प्राइस इज 14 रुपीज पर बॉटल। तो अगर आप ये अज्यूम करो, फिर से देखो यार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए दोनों पार्ट्स। पहले पार्ट में तो वो आपसे सेल प्राइस निकलवा रहा है एक सर्टेन प्रॉफिट कमाने के लिए, दूसरे पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि आप बस ये बता दो अगर 14 रुपए पर बॉटल की सेल प्राइस होगी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा रुपीज और यूनिट्स में। ठीक है ना, चलो बस दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की देखो शक्ल बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि वो टेबल दे देता है। अगर क्वेश्चन में से आप टेबल वाला पार्ट थोड़ा सा इग्नोर करोगे, आप टेबल की लाइनों को कॉलम्स को इग्नोर करोगे, तो क्वेश्चन का साइज ज्यादा है नहीं कुछ, ठीक है ना, और कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है कोई कि आपको लगे कि भाई बहुत सारी जानकारी है, क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपल है। सबसे पहले आप सेग्रीगेशन कर लो ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसने आपको टोटल कॉस्ट बता रखा है, हमें यहां पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग चाहिए होती है, तो आप सेग्रीगेट कर लो सारी कॉस्ट को। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ एनुअल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। इससे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर कट दिखेगी कि भाई वेरिएबल कितना और फिक्स्ड कितना। ठीक है, तो आओ, तो एक टोटल कॉस्ट दे रखी है या एनुअल कॉस्ट बोल दो, फिर आपको उसको तोड़ना है इन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है ना, तो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले उसने मटेरियल दे रखा है, मटेरियल 2,10,000 है। टेबल देखते रहना, उसने 100% वेरिएबल बोला था तो पूरा ही वेरिएबल होगा, 2,10,000 और फिक्स्ड में कुछ भी नहीं। अरे भाई ऐसे, हाँ ठीक है ना। अच्छा, लेबर लेबर की टोटल कॉस्ट थी 1,50,000, इसका 80% क्या है, वेरिएबल है एंड 20% फिक्स्ड है। ठीक है, तो 1,50,000 का 80% यानी 1,20,000 आता है, यह तो वेरिएबल है, और रिमेनिंग 30,000 आपका फिक्स्ड हो गया। फिर नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलो जी, तो इसकी फिगर मैं भूल गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स 92 थी और 60 और 40 में बांटना है, तो टोटल है 92, इसका 60% वेरिएबल है और 40% फिक्स्ड है। चलो, तो 92,000 का 60% हो गया 55,200 और 40% कितना हो गया 36,800। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या एक्सपेंस 40,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 40,000। तो इसमें भी क्या था, 35% वेरिएबल था और 65% फिक्स था। तो वेरिएबल कितना 14, फिक्स कितना 26। चलो ये हो गया। फिर एक सेलिंग एक्सपेंस या ओवरहेड्स इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, वो उसने अलग से जानकारी में दिया था। हालांकि इसकी टोटल तो आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि आपकी सेल्स का ये 8% होगा जितनी भी सेल्स होगी, और हमने ये देख लिया सबका सब क्या है, पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ही है, इसमें से फिक्स्ड एलिमेंट कुछ भी नहीं है। चलो, तो आपको टोटल का कुछ नहीं करना, आपने जो ये वेरिएबल और क्या कहते हैं फिक्स्ड में जो बाइफर्केशन करा है,
इसमें आपको टोटल कर लेना है। तो एक काम करो, पहले फिक्स्ड का टोटल कर लो, इसमें डायरेक्ट फिगर्स हैं। तो फिक्स का टोटल कितना आ रहा है? 92,800 आ रहा है शायद। और वेरिएबल का टोटल कितना आ रहा है? 2,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 55,200 प्लस 14, तो ये आ रहा है 399,200 प्लस 8% ऑफ सेल्स। 399,200 प्लस 8% ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो तो पहले इतनी एनालिसिस ओके हो गई हमारी। अब जरा मेन आंसर पे, मेन कैलकुलेशन या मेन सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहला उसने बोला था आपको सेल प्राइस पर बॉटल निकालनी है ताकि आप 10% प्रॉफिट अपने सेल प्रोसीड्स पे कमा पाओ। ठीक है, मतलब सिंपली स्पीकिंग अपने सेल्स का 10% आप प्रॉफिट कमा पाओ। तो फटाफट से लेट रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस बी रुपीज एक्स, ये हमको निकालना है। तो मैं एक्स मान लेता हूं कि मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो एक्स होगी। तो अगर सेलिंग प्राइस एक्स होगी तो फटाफट से चेक करो, ऊपर देख लेना, हमने बोल रखा था कि 40,000 बॉटल्स, 40,000 बॉटल्स हम बेचेंगे। तो टोटल सेल्स कितनी होगी? टोटल सेल्स मेरी कितनी हो जाएगी? हम 40,000 बॉटल्स बेचेंगे एट सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स रुपीज पर बॉटल। तो मेरी टोटल सेल्स हो जाएगी 40,000 एक्स, पहली बात। अच्छा, अगर मेरी टोटल सेल्स 40,000 एक्स होगी तो इस पे कमीशन कितना बैठेगा? तो 40,000 एक्स का 8%, तो दिस विल बी 3,200 एक्स। और इस पे मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट कितना रहेगा? उसने बोला था मैं 10% ऑफ सेल्स कमाना चाहता हूं। तो अगर टोटल सेल्स 40,000 एक्स है तो मैं इसका 10% कमाना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो ये आ गया 4,000 एक्स, ये आ गया मेरा 4,000 एक्स। ठीक है जी। अच्छा, ये तो ओके हो गया। अब मेरा यहां पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन को और कैसे बोल सकते हैं हम? कंट्रीब्यूशन को हम कैसे बोल सकते हैं? या तो वही सेल्स इनटू पीवी रेशियो, नहीं तो कंट्रीब्यूशन वैसे कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकलता है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब इसमें जरा पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को, बस मैथमेटिकल इक्वेशन बन रही है तो ध्यान से काम करना है। तो प्रॉफिट को रिप्लेस करके लिख देता हूं विद 4,000 एक्स इज इक्वल टू, सेल्स मेरी कितनी है? 40,000 एक्स। तो सेल्स हो गई मेरी 40,000 एक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 3,99,200 तो है ही है, 3,99,200 तो ये तो थी, प्लस कमीशन कितनी हो गई? कमीशन हो गई 3,200 एक्स। तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है, 3,200 एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है? 92,800, ऊपर हमने बाइफरकेट कर दिया था। फटाफट से ये वाली इक्वेशन चेक करो भाई, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं तो अब एक्स आपका निकल के आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन समझ आ गई तो एक्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा भाई। बस अब मैथमेटिक्स रह गया। तो 4,000 एक्स इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट का अंदर वाला खोल लेते हैं पहले, 40,000 एक्स, तो ये हो गया माइनस 399,200 माइनस 3,200 एक्स माइनस 92,800। दिस इंप्लाइज 4,000 एक्स इज इक्वल टू, तो 40,000 माइनस 3,200 कितना बैठता है? ये बैठता है 3,600, 36,800। तो 36,800 एक्स और माइनस 399,200 प्लस 92,800,
तो -4,92,000। चलो, तो 492 इधर चला गया और x को इधर कर देते हैं बेसिकली। तो 36,800 -4,000। अच्छा, तो ये आ गया 32,800x शुड बी इक्वल टू 4,92,000। तो देयरफॉर x कितना निकल के आ गया? 4,92,000 डिवाइडेड बाय 32,800। तो कितना आ रहा है भाई? ये 15 रुपीज आ रहा है मेरा आंसर। मतलब जो भी डिजायर्ड सेलिंग प्राइस थी वो मेरी आ रही है 15 रुपीज। तो पहले मैं यहां तक रुक जाता हूं, देख लो भाई कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइनल आंसर हो गया, देयरफॉर डिजायर्ड सेलिंग प्राइस कितनी हो गई मेरी? दिस इज इक्वल टू 15 रुपीज पर बॉटल। नहीं तो आप यहां पे अपना वो एक तरीका और बता देता हूं, एक तरीका आप और कर सकते थे, हालांकि वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता इन द टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। वो आप डिजायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आप डिजायर्ड सेल्स वाला भी फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती कि उसमें आपको पीवी रेशियो पहले निकालना पड़ता और वो निकालना बहुत ही टेक्निकल हो जाता, क्योंकि आपको सारी चीजें एक्स वगैरह में लेनी पड़ती, तो बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती थी। इसलिए मैंने थोड़ी सीधी वाली पार्ट कैलकुलेशन ले ली, इससे ज्यादा इजीली आंसर निकल आएगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली अप्रोचेस अलग हो सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा घुमा फिरा के 15। मुझे बताओ कोई दिक्कत इसमें फर्स्ट पार्ट में? ठीक है, अब आओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था कैलकुलेट करो द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड इन यूनिट्स अज्यूमिंग की सेल प्राइस हमारी 14 रुपए की है। मतलब ऊपर वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब आपको सेलिंग प्राइस बता रहा है कि 14 रुपए मान के चलो, ये दे रहा है खुद से आपको सेलिंग प्राइस 14 रुपीज। तो इस पे वो कह रहा है कि आप बताओ कि कितना ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, तो अब आओ, सेलिंग प्राइस है 14 रुपए पर बॉटल, तो मुझे बताओ पर बॉटल कमीशन कितना कमाऊंगा? कमाऊंगा नहीं, सॉरी गलत हो गया, कितना पे करूंगा? मेरे लिए कमीशन पर बॉटल कितना बैठेगा? एक बॉटल पे मेरी 14 रुपए की सेल होगी, एक बॉटल पे 14 रुपए की सेल होगी और इसका 8% मेरा कमीशन है। तो पर बॉटल मेरा कमीशन कितना बैठ के आ गया? 1 रुपीज 12 पैसे, मतलब सिंपली 1.12 रुपीज पर बॉटल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है ना इसलिए निकाल रहा हूं। तो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल कितनी होगी टोटल? अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल कितनी होगी? आओ तो बताओ, 40,000 बॉटल्स पे 399 200 तो था ही खर्चा, है ना, अपार्ट फ्रॉम कमीशन 399 200 तो था ही था। ये कितनी बॉटल्स पे था? 40,000 बॉटल्स पे, प्लस कमीशन कितना हो गया पर बॉटल? 1.12। ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा है? 40,000, तो ये 9.98 प्लस 1.12, तो ये आ रहा है 11.1 रुपीज। 1.11 नहीं, 11.11, सॉरी 11.10। हाँ 11.10, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल आ गई। तो देयरफॉर अब क्या मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कंट्रीब्यूशन पर बॉटल पता लग जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस 14 है माइनस 11.1 मेरी, हाँ 14 माइनस 11.1 2.9। खत्म हो गया भाई काम, बिल्कुल खत्म हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट उसने यूनिट्स और रुपीस दोनों में मांगा है, तो पहले आप यूनिट्स में निकाल लो। तो फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी मेरी? फिक्स्ड कॉस्ट थी मेरी 92,800 की, डिवाइडेड बाय 2.9 का मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
तो ये आ गया 32,000, सॉरी रुपीज लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, रुपीज नहीं, ये यूनिट्स में है, तो 32,000 बॉटल्स बेसिकली। और इसी को अगर आपको रुपीस में निकालना है तो बड़ा सिंपल है, ज्यादा मत्थापच्ची बिल्कुल भी मत करो। 32,000 बॉटल्स है और पर बॉटल सेलिंग प्राइस 14 रुपए है, तो रुपीस में भी आपका आंसर आ जाएगा 4,48,000। चलो मुझे बताओ, हो गया? आसान है क्वेश्चंस, शक्ल देख के लगता है क्वेश्चन जैसे क्या है, बट अल्टीमेटली क्या है, आसान ही है क्वेश्चन। चलो तो आज की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज तो डन हो गई मेरी। अब थोड़ा इलस्ट्रेशन पे आते हैं, बस एक इलस्ट्रेशन और करना है मेरे को आपके साथ आज के लिए, क्योंकि उसके बाद पे मुझे आपको एक छोटा सा नया टॉपिक ही कराना है, तो वो फिर हम नए सिरे से ही स्टार्ट कर लेंगे। वो अपने आप में थोड़ा सा एक लेंदी टॉपिक है, छोटा सा है वैसे टॉपिक, बट थोड़ा टाइम लग जाता है उसको करने में, क्वेश्चंस वगैरह में समझने में, तो वो आज नहीं करेंगे। तो फिलहाल बस आपको एक और मैथमेटिकल टाइप का ही क्वेश्चन मुझे कराना है, आसान है, लेकिन जो स्टडी मैट में आंसर दे रखा है वो कभी कभी दिमाग से ऊपर निकल जाता है, इसलिए पहले मैं सोच रहा था उसे होमवर्क में दे दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ आपको करा ही लेता हूँ। कभी आप सजेस्टेड आंसर में घूम जाओ, इंस्टीट्यूट है ना, आसान चीजों को भी घुमा देता है कभी कभी। तो आओ जरा थोड़ा सा पीछे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बड़ा ही मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं आपको तरीका बता दूंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। चलो आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 3, बस आओ रीड करते हैं क्या कह रहा है वो। वो कह रहा है कंपनी हैज अ पीवी रेशियो ऑफ 40%। वो कह रहा है कंप्यूट करो बाय व्हाट परसेंट मस्ट सेल्स बी इंक्रीज्ड टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है कि सेल्स कितने से बढ़ाएं, सेल्स कितने से बढ़ाएं कि सेलिंग प्राइस आपकी 20% से कम हो रही है, तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, ठीक है ना? बस इतना क्वेश्चन है, बाकी आओ जरा मेरे साथ साथ करते रहो, बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। थोड़ा इसको लिख लिख के करते, जल्दी कर लेंगे थोड़ा। वो कह रहे देखो भाई, मेरी पीवी रेशो है 40%, मेरी पीवी रेशो है 40%। वो कह रहा है कि बताओ अगर मेरी सेलिंग प्राइस, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 20% से कम हो गई तो मेरी सेल्स कितने से बढ़नी चाहिए। सेल्स का मतलब हो गया, आप ऐसे समझ लो यूनिट्स, कितने से बढ़नी चाहिए कि जो रिडक्शन और ये जो चेंज है वो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। तो देखो कैसे करोगे आप, और करते करते समझ आ जाएगा, बस कर लो मेरे साथ पेशेंटली। लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आप क्या करो, आप इमेजिनरी फिगर्स ले लो, आप कुछ इमेजिनरी फिगर्स अज्यूम कर लो। आप याद करो 12th में जब आप रेशियोज के क्वेश्चन करते थे, वहां पे भी चेंज वाला जो क्वेश्चन आता था, आपको इफेक्ट बताने होते थे कि फलाना ट्रांजैक्शन का रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपको एक तरीका बताया जाता था कि आप इमेजिनरी फिगर्स लेके कर लो, तो आपका आंसर सही बैठ जाता है। तो आपको वही जुगाड़ यहाँ पे बिठाना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो आप अजम्पशंस ले लो, आप कुछ भी इमेजिनरी फिगर अज्यूम कर लो, आपका अल्टीमेटली आंसर सही आएगा, क्योंकि वो आपसे परसेंटेज में आंसर मांग रहा है, ठीक है ना? तो लेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी ₹100 एंड सेल्स क्वांटिटी बी 1000 यूनिट्स। आप भाई साहब कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं कि आपको 100,000 ही लेना है, आप कुछ भी ले लो, आप प्राइस 500 ले लो, आप क्वांटिटी 100 ले लो, आप कुछ भी ले लो, जो अच्छी फिगर लगे वो ले लो। मैंने हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में ले लिया, इससे थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, बट आप अपनी आंसर निकालने के लिए कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना? तो मैंने मान लिया कि मानो मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपए है और मेरी करेंटली क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स, ठीक है? मैंने अज्यूम करा है, तो देयरफॉर मेरी टोटल सेल्स कितनी होगी अगर मैं ये फिगर्स लेके चलूं, तो इस हिसाब से मेरी सेल्स होगी 100 इंटू 1000 यूनिट्स, दैट इज ₹1 लाख।
अच्छा, अगर 1 लाख की मेरी सेल्स है तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट, अभी सब प्रेजेंट प्रेजेंट देख रहा हूं, ठीक है, ऑल दीज आर प्रेजेंट फिगर्स, ठीक है। तो 40% मेरा पीवी रेशियो है, तो 1 लाख की सेल्स पे 40% के हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40,000 का, ठीक है। अच्छा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर मैं बोलूं तो दैट शुड बी 100% माइनस 40%, दैट इज 60%। तो अगर 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट देख रहा हूं, 100 रुपए का 60%, दैट इज 60 रुपीज। ये मैं सब प्रेजेंट अपनी फिगर्स लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो। ऑफ कोर्स मैंने फिगर्स को अज्यूम करा है, इमेजिनरी फिगर्स लिए अपनी कैलकुलेशन बिठाने के लिए, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। उसने बोला सेलिंग प्राइस मेरी 20% से कम हो गई, तो देयरफॉर अब अगर मैं अपनी इमेजिनरी फिगर्स को ही बेस लेके चलूं तो मेरी रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी हो जाएगी? तो मैंने 100 रुपीज ली थी, ये 20% से कम होके कितनी हो गई? 80 रुपीज पर यूनिट, 80 रुपीज पर यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, अब वो ऑफसेट वाली जो बात कह रहा था कि बताओ आप कितनी सेल्स क्वांटिटी निकालोगे कि आपका ये जो डिक्रीज इंक्रीज है वो ऑफसेट हो जाए। बेसिकली सेलिंग प्राइस में जो डिक्रीज है वो आपको ऑफसेट करना है। इसका क्या मतलब है ये आप लिखो, मतलब ये मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट बच्चे मिस कर जाते क्योंकि, तो नोट करो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिखते चलना, फिर आप जब बाद में अपने आप भी पढ़ोगे ना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी सारी चीजें। वो अब हमें करना क्या है, नाउ वी हैव टू increase our sales quantity to earn a contribution of rupees। प्रेजेंट मेरा कंट्रीब्यूशन मैं कितना कमा रहा था, मैंने निकाला था 40,000 रुपए, तो मैं चाहता हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन यही रहे 40,000 रुपए। सर कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपए क्यों रहे? देखो ऑफसेट का मतलब ये हो गया, बेसिकली इट मींस कि आपकी सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो आपकी सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से आपकी सेल्स कम हो जाएगी, आपकी सेल्स कम होने की वजह से आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई देखो एक तरफ ठीक है सेलिंग प्राइस मेरी कम हो गई, तो आप क्या करो, आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा दो, सेल्स क्वांटिटी। जैसे प्रेजेंटली मेरी 100 यूनिट्स मैंने बोले थे, सॉरी 1000 यूनिट्स, तो आप अपनी यूनिट्स बढ़ा दो, ऐसे बढ़ाओ कि आपके प्रॉफिट्स अनचेंज रहे, प्रॉफिट्स में कोई बदलाव ना हो। बट आपने तो सर कंट्रीब्यूशन लिखा 40,000, प्रॉफिट तो नहीं लिखा। भाई खुद सोचो, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना होता है। अब फिक्स्ड कॉस्ट बाय नेचर ही फिक्स होता है, ये तो बदलेगा नहीं, चाहे आपकी सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए, चाहे आपकी सेल्स क्वांटिटी चेंज हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहेगा। तो अल्टीमेटली मेरा फोकस क्या है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन अनचेंज रखूं। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन अनचेंज रहेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही अनचेंज, तो आपके प्रॉफिट्स भी ऑटोमेटिकली अनचेंज ही रहेंगे। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन का टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 ही रहे, जो मेरा अभी प्रेजेंट चल रहा था, तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 40,000 रहेगा, ये चेंज ना हो, तो मेरा प्रॉफिट भी सेम रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो है ही सेम। अब यहां पे फिक्स कॉस्ट भी अगर इमेजिनरी उठा के देख लो तो भी आपका कोई अल्टीमेटली सेम ही बात बैठेगी। भाई फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज हो रहा, तो कंट्रीब्यूशन अनचेंज है, फिक्स कॉस्ट अनचेंज है, तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली अनचेंज रहेंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। इसलिए यहां पे मैं क्या फोकस कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं कि माई कॉन्ट्रीब्यूशन शुड रिमेन अनचेंज्ड।
यानी मैं अगर अभी टोटल कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपए का मैं कमा रहा था अजम्पशंस में, मतलब इमेजिनरी फिगर्स के हिसाब से, तो अब भी मेरा कंट्रीब्यूशन 40,000 ही रहना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो। तो अब रिवाइज सेलिंग प्राइस मेरी 80 रुपीज पर यूनिट है। मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपए निकाल रखा था पर यूनिट। अच्छा, मेरी भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या चेंज होगी? नहीं सर, वो क्यों चेंज होगी? विल ऑल्सो बी अनचेंज्ड। सेलिंग प्राइस बढ़ाने से कम करने से वेरिएबल कॉस्ट का थोड़ी कुछ लेना देना है। वेरिएबल कॉस्ट तो कॉस्ट के फैक्टर से चेंज होगी, उसमें नहीं चेंज हुआ, सेलिंग प्राइस ही बदली है। तो ये भी मेरी 60 रुपए के हिसाब से ही रहेगी, 60 रुपीज पर यूनिट। तो अब मेरा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो अब मेरी सेलिंग प्राइस 80 रुपीज हो गई, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए है, तो ये 20 रुपीज पर यूनिट मेरा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? क्वांटिटी पूछ रहा था कि आप कितनी क्वांटिटी बेचो कि आपका कंट्रीब्यूशन 40,000 ही रहे। तो लेट रिवाइज्ड सेल्स क्वांटिटी बी एक्स मान लो। तो अब आपको ऐसा एक्स कैलकुलेट करना है कि आप 20 रुपीज के हिसाब से जब एक्स यूनिट्स बेचोगे तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? 40,000 आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कि आप अगर 20 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो अब, और एक्स यूनिट्स हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन जो बैठेगा मल्टीप्लाई करके दैट शुड कम आउट टू 40,000। तो इसके अकॉर्डिंग देयरफॉर एक्स कितना निकल के आ गया? 40,000 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ रही है? 2000 यूनिट्स। ठीक है, तो 2000 यूनिट्स आपका रिवाइज्ड क्वांटिटी आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्वांटिटी थोड़ी पूछी थी, क्वेश्चन ने यूनिट्स में तो कुछ पूछा ही नहीं था। उसने पूछा क्या था? कंप्यूट बाय व्हाट परसेंट मस्ट सेल्स बी इंक्रीज्ड। बाय व्हाट परसेंट सेल्स बी इंक्रीज, सेल्स कितने परसेंट से आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो पहला कंक्लूजन क्या निकला आपका? आपकी रिवाइज्ड क्वांटिटी 2000 यूनिट्स हो गई। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी? पुरानी क्वांटिटी जो हमने अज्यूम करके रखी हुई थी दैट वाज 1000 यूनिट्स। तो पहली बात, हमारा पहला कंक्लूजन क्या निकला? देयरफॉर सेल्स क्वांटिटी शुड इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज होना चाहिए? 100%। या इसी को दूसरे वे में आप क्या ऐसे भी बोल सकते हो, और सेल्स क्वांटिटी शुड बी डबल्ड। क्या मेरे से एग्री करते हो? तो पहला कंक्लूजन ओके है कि भाई मेरी सेल्स क्वांटिटी पूरे 100% से इंक्रीज मुझे करनी पड़ेगी। परसेंटेज निकालना आप जानते हो, मैं उस पर नहीं फोकस कर रहा। यहां पे मैंने उसी को बोल दिया कि 1000 यूनिट से 2000 हो गए, बेसिकली डबल हो गए, तो इसका मतलब मेरी क्वांटिटी डबल हो जानी ही चाहिए। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अच्छा, नाउ रिवाइज्ड सेल्स कितनी होगी? नाउ रिवाइज सेल्स कितनी होगी? तो अब मैंने 2000 यूनिट्स निकाला, मल्टीप्लाइड बाय मेरी रिवाइज सेलिंग प्राइस 80 रुपीज थी, तो अब मेरी रिवाइज सेल्स कितनी होगी? 1,60,000। प्रीवियस सेल्स कितनी थी जो हमने इमेजिनरी फिगर्स में ले रखी थी? सर प्रीवियस सेल्स मेरी 1 लाख थी, तो देयरफॉर बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स कितना आ गया? बेसिकली इसने ये मांगा था क्वेश्चन ने, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स कितना आ गया? तो 1,60,000 माइनस 1 लाख, मतलब सेल्स मेरी सिंपली स्पीकिंग 60,000 से मुझे बढ़ानी पड़ेगी, और बेस सेल्स मेरी पुरानी सेल्स 1 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 60,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो कितने परसेंट इंक्रीज आ गया? 60%। 60%, क्योंकि उसने अल्टीमेटली परसेंटेज में पूछा था, क्वांटिटी में तो पूछ ही नहीं सकता ना। क्वांटिटी में सवाल पूछने के लिए उसे पुरानी क्वांटिटी या कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। बट पुरानी तो उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, उसने सिर्फ पीवी रेशियो आपको बता रखा था। ठीक है, तो दैट मींस अब मेरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो गया?
फाइनल कंक्लूजन ये है, इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%, then sales quantity should increase by 100%, या फिर हमने इसी को क्या बोला था, डबल्ड और डबल्ड, एंड टोटल सेल्स शुड increase by 60%. Total sales should increase by 60% to offset the reduction. ये मेरा फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। टोटल सेल 60% से बढ़ जानी चाहिए और क्वांटिटी 100% यानी डबल हो जानी चाहिए, तो आपका फाइनली तो ऑफसेट हो जाएगा इफेक्ट। ऑफसेट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट विल रिमेन अनचेंज। मैं ये भी यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं, यहां पे ऑफसेट का मतलब क्या है, दैट इज प्रॉफिट रिमेन्स अनचेंज्ड। मुझे बताओ, डन हो गया? यस सर। चलो, तो होमवर्क में आपको ऑलरेडी वैसे बता चुका, वापस से एक बार नोट कर लो। होमवर्क में एक क्वेश्चन रिवाइज तो करना ही करना है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर शायद 8 था, जो आपका कॉम्पोजिट या मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है जी। चलो, ओके सर।